हेलो एवरीवन, दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल रिलेशन जो हमारे वित्तीय संबंध है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए वित्तीय संबंध क्या, ये हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन से नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमने सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या पढ़ा था, हमारे दो तरह के रिलेशन पढ़े थे। हमने सेंटर स्टेट रिलेशन के लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, एक हमने देखा था विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशंस। कौन था, विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ठीक है। दूसरा हमने देखा था प्रशासनिक संबंध। कौन सा, प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ठीक है। ये दोनों हमने पढ़ ली थी। विधायी संबंध जो थे हमारे पार्ट 11 में थे और प्रशासनिक संबंध भी हमारे पार्ट 11 में थे, ठीक है। कहां से कहां तक ये आपके थे, पूरा 245 से लेके 255 तक, ठीक है। और ये जो आपके थे वो थे 256 से लेके 263 तक। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिलेशन वित्तीय संबंध। ये जो फाइनेंशियल रिलेशन वित्तीय संबंध है ये आपके कहां से कहां तक आते हैं, तो संविधान के भाग 12 में आते हैं। कौन से भाग में, भाग 12 में, ठीक है। संविधान के भाग 12 में आते हैं। कहां से कहां तक, 268 से लेके 293 तक, ठीक है। वित्तीय संबंध, ठीक है। हमारा सबसे पहले हमने फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ा। फेडरल स्ट्रक्चर के बाद हमने सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा जिसमें हमारे विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध है। वित्तीय संबंध के बाद हम इसमें पढ़ेंगे फाइनेंस जो कमीशन है उसके बारे में और नीति आयोग के बारे में। ये सभी चीजें हमें इस लेक्चर में पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वाले लेक्चर में हमें फाइनेंशियल रिलेशन वित्तीय संबंध पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिलेशन या वित्तीय संबंध क्या है। संविधान जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों का वितरण का प्रबंध करता है। मतलब कि संविधान में ऐसा बोला गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो पैसा है, जो वित्त है, उसका वितरण किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो सेंटर है और स्टेट है, मतलब कि केंद्र और राज्यों के बीच में पैसे का वितरण, उसी को बोला जाता है वित्तीय संबंध, ठीक है। ये कहां से कहां तक दिया था, संविधान के भाग 12 में है। आर्टिकल 268 से लेके 293 तक है। 268 से लेके 293 तक, ठीक है। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के बारे में अधिकांश प्रावधान भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था उससे लिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ज्यादातर प्रावधान उसी से लिए गए हैं वित्तीय संबंधों के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास टैक्स, मतलब कि जो गवर्नमेंट के पास टैक्स आते हैं उसके संबंध में अक्षय शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है। देखिए टैक्स के संबंध में 3 तरह के टैक्स लिए जाते हैं। एक है जिसपे केंद्र सरकार लेती है, एक जो है जिसपे राज्य सरकार लेती है, और एक है जिसपे दोनों ले सकते हैं। और अक्षय शक्तियां जो होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है। केंद्र सरकार के पास है। केंद्र द्वारा दिए गए करों का एक भाग एवं सहायता अनुदान राज्य के लिए वित्त में मुख्य स्रोत है। क्या मतलब इस बात का, देखिए अब यहाँ पे पहले ये वाला पढ़ लें, उसके बाद समझ आ जाएगा। कर शक्तियों का बंटवारा किस तरह से होता है, क्योंकि ऐसे कौन कौन सी चीजों पे टैक्स ले सकता है। पहली चीज तो हमारे जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो कहां से आता है, टैक्स से आता है और लोन वगैरह से आता है। तो बेसिकली टैक्स से आता है, ठीक है। ज्यादातर जो पैसा आता है वो टैक्स से आता है। अब जो टैक्स लगाने की शक्ति किसके पास है, तो हमारे यहाँ 3 तरह की सूची है, 3 तरह की लिस्ट है। एक तो है सेंटर, मतलब कि संघ सूची है, ठीक है। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। और कानून केंद्र सरकार बना रही है तो टैक्स भी कौन लेगा, केंद्र सरकार भी लेती है, ठीक है। अब एक ऐसी लिस्ट होती है राज्य सूची। राज्य सूची पर विषय पर कौन कानून बनाता है, तो राज्य सरकार लेती है, तो राज्य सरकार ही टैक्स लेगी। एक होती है समवर्ती सूची जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची पर आपके दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पर भी दोनों ही टैक्स ले सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं तो दोनों टैक्स ले सकते हैं। ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में। क्या कौन कानून बना सकता है, टैक्स कौन लेगा, वो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए संविधान केंद्र और राज्यों के बीच कर शक्तियों का विभाजन करता है। केंद्र सरकार को संघ सूची के विषयों पर कर लगाने का अधिकार है, ठीक है। संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन सब पर कौन टैक्स लेता है, केंद्र सरकार लेती है, ठीक है। राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन सब पर कौन टैक्स लेता है, राज्य सरकार लेती है। और समवर्ती सूची के जो विषय है उस पर कौन टैक्स लेता है, संसद और राज्य विधायिका दोनों ही टैक्स ले सकती है। समवर्ती सूची इस पे दोनों कानून बना सकते हैं तो दोनों ही टैक्स ले सकते हैं, ओके, ठीक है। अब कराधान की अक्षय शक्तियां जो बाकी जो लिखी नहीं गई है कहीं पर भी ना, जो आपकी संघ सूची उसमें भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है और समवर्ती में भी नहीं है, जो कभी फ्यूचर में आएंगी अक्षय शक्तियां जो छोड़ दी गई है उस पर कौन टैक्स लेगा, तो संसद लेगी, ठीक है। उस पर टैक्स कौन लेगी, तो संसद लेगी। तो यहाँ से अब आपको क्या समझ आ रहा है कि करों के संबंध में जो अक्षय शक्तियां वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो केंद्र के द्वारा दिए गए करों का एक भाग जो है वो सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को दिया जाता है।
मतलब कि यहाँ पे अभी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पे कानून बना रही है और उसी पे ही टैक्स ले रही है। केंद्र सरकार उसी से टैक्स ले रही है जिसपे वो कानून बना रही है। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि संघ सूची में ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है जिन पर टैक्स बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा होती है, इसमें विदेशी मामले होते हैं, प्रतिरक्षा, रेलवे है, वायुसेना है, बैंकिंग है, युद्ध शांति है, डाक कार है, बंदरगाह है, इन सभी पर संघ सूची में आते हैं ये विषय। अब संघ सूची में इतने ज्यादा अच्छे विषय हैं, उन पर टैक्स भी ज्यादा मिलता है, उनके पास पैसा ज्यादा होगा। अब बात करते हैं राज्य सूची के विषय पर, जैसे कि स्थानीय शासन है, कृषि है, जेल खाना, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, ठीक है, शराब, भूमि, शराब जैसे आपने देखा होगा कि जो शराब है उस पर राज्य सरकार टैक्स देती है, तो इसी वजह से शराब पर टैक्स की वजह से ही अभी आपने देखा था कोरोना के टाइम पर सबसे पहले शराब की जो जगह थी वो ही खुली थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं पहुंचता था, तो राज्य सरकार यहाँ से टैक्स लेती है। तो इनके पास जो भी टैक्स के विषय है उनमें बहुत ज्यादा टैक्स नहीं मिलता, इसी वजह से राज्यों के पास कम पैसा होता है। और राज्यों के पास कम पैसा होता है, ऐसा क्यों किया गया है? राज्य के पास कम पैसा क्यों है, कम विषय क्यों रखे गए हैं राज्य सूची में? इनको केंद्र पर ये डिपेंड रहे। अब केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों को करों का एक भाग, मतलब जो उनके पास जो पैसा होता है ना, जो टैक्स आते हैं, उसका कुछ भाग सहायता अनुदान के रूप में देती है, ठीक है, और एक तरह से दान के रूप में राज्यों को देती है। तो राज्यों के पास एक पैसा आने का मुख्य एक स्रोत ये होता है, सहायता मांगती है केंद्र से कि हमें पैसा दें। अभी सहायता कौन मांगता है? तो फाइनेंस कमीशन बोलता है, फाइनेंस कमीशन बोलता है, उसके हिसाब से फिर राज्यों को पैसा मिलता है, ठीक है, ओके। अब ऐसा क्यों किया गया है? डिपेंड बनाने के लिए। राज्यों के पास कम पैसा हो, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि राज्यों के पास कम पैसा होगा तो वो उतना ही काम करेंगे, जितना पैसा मिलेगा। तो ज्यादा पैसा दिया नहीं जा रहा है, राज्यों के पास ज्यादा पैसा नहीं है तो बगावत भी नहीं कर पाए, जा भी नहीं पाए, तो इस तरह के काफी सारे रीजन है। और अक्षय शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास ही है, जैसे कि अक्षय शक्तियों में हम साइबर कानून की बात करते हैं, ठीक है, जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है वो सारे के सारे किसमें आते हैं? अक्षय शक्तियों में आते हैं, ओके। अब बात करते हैं किस किस तरह की कौन कौन से टैक्स किसके पास है। ये तो आपने पढ़ लिया कि कहां कहां पर टैक्स लगा सकते हैं। अब संविधान में निम्नलिखित करों का प्रावधान किया गया है। कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो केंद्र सरकार लगाती है, संघ द्वारा लगाए जाने वाले, लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और प्रयुक्त किए जाने वाले कर, मतलब इनको लगाता कौन है? केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन इनको इकट्ठा कौन करता है? राज्य सरकार करती है, ठीक है। तो राज्य सरकार ही इकट्ठी करती है और राज्य सरकार ही यूज करती है इन करों का, ठीक है, मतलब जो पैसा आता है उसका राज्य सरकार इकट्ठी कर रही है और वो ही यूज कर रही है, ठीक है, केंद्र सरकार इसको लगा रही है। ये किसमें दे रखा? आर्टिकल 268, यहाँ पे आप सारे आर्टिकल देखेंगे, 268, 269, 270 और 271, ये चारों देखते हैं। अभी पहले तो केंद्र सरकार जिस पे टैक्स लगा रही है राज्य सरकार एकत्रित कर रही है वो वाली, जैसे कि स्टैंप पे जो आपका स्टैंप देखा होगा आपने, ठीक है, यहाँ पे 10 रुपए 100 रुपए का रहता है, तो इसमें क्या है, ये स्टाम्प कर जो होता है वो केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार इसको वसूल करती है, ठीक है। औषधीय और प्रसाधन वस्तुओं उत्पाद जो बनते हैं जिससे उस पर शुल्क, ठीक है, तो औषधियों पर शुल्क स्टाम्प कर ये कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है और केंद्र सरकार इसको लगाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था पीएससी में 2017 में, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं संघ द्वारा लगाए जाने वाले और एकत्रित किए जाने वाले। संघ केंद्र सरकार ही लगा रही है और केंद्र सरकार ही एकत्रित कर रही है। वो कैसे थे? केंद्र सरकार लगा रही थी और राज्य सरकार एकत्रित कर रही थी, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से राज्यों को सौंपे जाने वाले, मतलब केंद्र सरकार ही इन टैक्स को लगा रही है, केंद्र सरकार इसको एकत्रित कर रही है, दे रही है लोगों से, और फिर बाद में किसको दे रही है? राज्य सरकार को दे रही है, पूरी तरह से राज्य सरकार को सौंप दे रही है। ये इसमें लिखा है 269 आर्टिकल में, ठीक है, 269। अब यहाँ पे जैसे कि संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, ठीक है, संपत्ति का जो उत्तराधिकार पर कर लगता है, टैक्स लगता है वो, ठीक है। उसके बाद मतलब कि जो हमारी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता है, रेलवे किराया और माल भाड़े पर जो टैक्स लगता है, रेल पर, समुद्र और वायु मार्ग पर जो टैक्स लगता है वो, ठीक है, माल और यात्रियों पर लगाए जाने वाले सीमा कर होता है, जो सीमाओं पे कर लगता है वो, ठीक है, तो ये राज्यों को सौंपे जाते हैं, केंद्र सरकार, ठीक है। संघ द्वारा लगाए जाने और एकत्रित किए जाने वाले, किंतु संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, ठीक है, केंद्र सरकार लगाती है और एकत्रित करती है, और राज्य और केंद्र के बीच में, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में इसका वितरण होता है, ठीक है, डिवाइड किया जाता है, केंद्र और राज्य दोनों को दिया जाता है। ऐसे कर 270 में दे रखे हैं, जैसे कि आय कर होता है, उत्पाद कर, शुल्क होता है, तो ये केंद्र सरकार भी लगाती है, एकत्रित करती है, और केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा होता है इसका, ठीक है, 270 हो गया। अब यहाँ पे संघ द्वारा लगाए जाने वाले
केंद्र और राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाने वाला, मतलब कि केंद्र सरकार लगाएगी और केंद्र और राज्य दोनों एकत्रित करेंगे और प्रयुक्त करेंगे, दोनों के दोनों यूज किएंगे। ठीक है, ऐसे कर कौन से हैं 268 काम में दे रखा है। 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसको जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपका सेवा कर आता है जैसे। ठीक है, केंद्र सरकार लगाएगी, राज्य और केंद्र दोनों एकत्रित करेंगे। ठीक है, और उसको दोनों के दोनों यूज करेंगे। ठीक है, 268 में एक और जोड़ा गया है 268 का। ठीक है, इसको 88वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2003 में। ठीक है, ओके। अब केंद्र के प्रयोजन के लिए अधिभार, ये क्या है देखिए 271 में दिया है। इसके अनुसार संसद 269 और 270 की किसी और किन्हीं भी, मतलब कोई एक या कोई एक से ज्यादा पर केंद्र के प्रयोजन के लिए अधिभार लगा सकती है। ठीक है, संसद अधिभार लगा सकती है तथा ऐसे अधिभारों की संपूर्ण प्राप्तियां भारत की संचित निधि का हिस्सा होंगी। मतलब कि ये जो 260 और 270 है ना, 269 और 270 ये जो दोनों है, इन पर क्या कर सकती है संसद, बोल सकती है ये जो टैक्स, ये जो पैसा आ रहा है कोई किसी भी एक मुद्दे पर या उससे ज्यादा पर, केंद्र सरकार इसके लिए अधिभार लगा सकती है। और ये जो पूरी के पूरी जितना भी इससे पैसा आएगा, जितना भी पैसा आएगा वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड में आएगा। ठीक है, संचित निधि में आएगा। संचित निधि जिससे हम सैलरी देते हैं, जैसे कि आपके प्रेसिडेंट है उनकी सैलरी भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, कैग की सैलरी होती है और आपके सब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह इनकी सैलरी होती है। ठीक है, तो ये आपकी संचित निधि में आएंगे। ठीक है, उसके बाद राज्यों द्वारा लगाए गए और एकत्रित किए जाने वाले कर, ये तो केंद्र सरकार लगा रही थी, सारे के सारे एकत्रित राज्य सरकार कर रही थी या केंद्र सरकार कर रही थी, और दोनों में बीच में विभाजित किए जा रहे थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 268 जिसमें केंद्र सरकार लगा रही है, राज्य एकत्रित कर रहे हैं और राज्य यूज कर रहे हैं। 269 केंद्र सरकार लगा रही है, एकत्रित कर रही है और राज्यों को दे रही है। फिर 270 जिसमें केंद्र सरकार लगा रही है, एकत्रित कर रही है और राज्य और केंद्र में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 270 के बाद 268 का जिसमें केंद्र सरकार लगा रही है, केंद्र और राज्य दोनों एकत्रित कर रहे हैं और दोनों यूज कर रहे हैं। ठीक है, 268 का। ठीक है, फिर 271 इसमें अधिभार हो रहा है संचित निधि पर। ओके, अब बात करते हैं राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कर और एकत्रित किए जाने वाले कर। राज्य राज्य सूची के विषय पर कर टैक्स लगाती है, जैसे कि भू राजस्व का टैक्स होता है, ये भूमि पर होता है। भूमि पर जैसे भू राजस्व करों पर कृषि के संबंध में कृषि आय जो है, उत्तराधिकार और संपत्ति शुल्क जो होता है, कृषि पर बहुत कम टैक्स लगता है, तो ये कौन लेता है, राज्य सरकार लेती है। भूमि और भवनों पर टैक्स होता है, खनिज पर होता है, पशुओं पर, नावें जो है नाव उन पर, ठीक है, सड़क वाहनों पर, मनोरंजन पर, जो सड़क जो बनाई जाती है उस पर जो टैक्स होता है वो पूरा का पूरा आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। जैसे कि आपने रेलवे हाईवे देखे हैं, ठीक है, हाईवे पर आपके जो टैक्स लगता है, जो पैसा लिया जाता है, तो वो राज्य सरकार के पास आता है। ठीक है, मनोरंजन पर जो पैसा होता है वो राज्य सरकार के पास जाता है। ठीक है, जुए वगैरह पर जो टैक्स होता है वो आपका राज्य सरकार के पास जाता है। शराब वगैरह पर टैक्स होता है वो राज्य सरकार के पास जाता है। बिजली खपत या बिजली बिक्री पर टैक्स जो होता है वो राज्य सरकार के पास जाता है। व्यवसायों पर कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क होता है वो राज्य सरकार के पास जाता है। तो ये राज्य सरकार एकत्रित करती है टैक्स को। ठीक है, अब पढ़ते हैं गैर राजस्व का वितरण। मतलब कि ऐसा गैर कर मतलब राजस्व जो पैसा जो बिना टैक्स के आ रहा है, वो गवर्नमेंट के पास के पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कैसे आ रहा है और स्टेट गवर्नमेंट के पास आ रहा है बिना टैक्स के। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट के पास पैसा सिर्फ टैक्स से ही थोड़ी आता है, और भी तरह की चीजें हैं। जैसे कि केंद्र सरकार के पास आता है पोस्ट से, टेलीग्राफ, ठीक है, रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण से, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग उद्यम वगैरह है उनसे आता है, मतलब कि जो आपके सेंटर पब्लिक सेक्टर्स जो है उनसे आता है। इसके अलावा राज्यों के पास सिंचाई से, वन से, ठीक है, मत्स्य पालन से आता है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है उनसे, इसमें केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से आता है, इसमें राज्य सार्वजनिक, ठीक है, उद्योग वगैरह से आता है। तो ये गैर राजस्व जो कर होता है, गैर कर राजस्व जो होता है उसका वितरण होता है, मतलब पैसा जिस पे टैक्स दिए गए। ठीक है, अब इसके बाद अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो टैक्स कौन सा लगा रही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे लगा रही है, दोनों के बीच में वितरण कैसे हो रहा है। अब राज्यों को क्यों वितरण दिया जा रहा है, मतलब राज्यों को पैसा दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो राज्यों को अनुदान सहायता दे रहे हैं, अनुदान या ग्रांट दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे मिलती है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में करों के बंटवारे के अलावा संविधान में केंद्रीय संसाधनों और राज्यों को अनुदान सहायता का प्रदान भी है, मतलब कि ये जो टैक्स है उनका बंटवारा तो होगा ही होगा, इसके अलावा अनुदान ग्रांट दिया जाता है, राज्यों को सहायता दी जाती है केंद्र सरकार से। ये जो अनुदान है ये दो तरह के हैं, एक तो है सांविधिक अनुदान और एक है विवेकाधीन अनुदान। ठीक है, सांविधिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान।
ये दोनों को पढ़ते हैं। सांविधिक अनुदान, सांविधिक अनुदान क्या होता है, ये दे रखा है आर्टिकल 275 में। 275 जो आर्टिकल है वो संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत है, ना कि हर राज्य को। मतलब ये हर राज्य को तो पैसा नहीं देगा, पर जिस जिस राज्य को वित्तीय सहायता की जरूरत है उनको ये ग्रांट देगा, उनको ये अनुदान देगा। और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो या संसद जो है वो, ठीक है, ओके। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रकम दी जाएगी, जिसको जितना पैसा चाहिए उसको उतना ही दिया जाएगा, हर किसी को बराबर नहीं दिया जाएगा। वहां पे बराबर बांटा गया था, ठीक है। और इसकी डिमांड कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। इनकी भी डिमांड फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन ही बताता है कि ये आपको पैसा देना है, ठीक है। ये रकम हर साल भारत की संचित निधि से ली जाती है। अब संचित निधि पर ये पूरी की पूरी जो रकम है वो कहां से ली जाती है, कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि जिसको बोलते हैं, उससे ये सारी की सारी रकम ली जाती है। इस सामान्य प्रावधान के अलावा संविधान में किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, या फिर हम बात करें असम राज्य सहित राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की स्तर को बढ़ाने के लिए विशिष्ट अनुदान का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी ये तो पूरा का पूरा मतलब जिस राज्य को जितनी जरूरत है वो देंगे, उस हिसाब से देंगे, ठीक है। सामान्य प्रावधान तो यही है कि जिसको जितनी जरूरत है वो दिया जाएगा। किसी इसके अलावा किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियां हैं, जो कि जैसे हमने देखा 10 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य हैं, ठीक है। तो जिनमें अनुसूचित जनजातियां हैं उनके कल्याण के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। या फिर हम बात करें असम राज्य की, असम में काफी सारे अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है। तो हमने आपका जो आपकी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। 5th और 6th शेड्यूल में जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन थी उसके बारे में, ठीक है। तो असम राज्य सहित राज्य की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष अनुदान दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है, राज्यों को। अब दान वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य को दिया जाएगा। ये जो पैसा है वो कैसे दिया जाएगा, वित्त आयोग सिफारिश करेगा उस पर दिया जाएगा। अच्छा, ये वित्त आयोग हमारा फाइनेंस कमीशन वाला लेक्चर आप देखिए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये सिफारिश करता है और कितना कितना पैसा दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं विवेकाधीन अनुदान। ये क्या होते हैं विवेकाधीन अनुदान, ये दे रखे 282 में, ठीक है। ये आर्टिकल आपको याद रखना है, 282 में ये रखा है विवेकाधीन अनुदान। ये केंद्र और राज्य दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई अनुदान देने का अधिकार देता है। मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, सभी के उद्देश्य के लिए एक अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही वह उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर हो या ना हो, ठीक है। मतलब कि उसके अंदर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए केंद्र भी और राज्य भी अनुदान दे सकता है, लोन दे सकता है। एक तरह से आप देखते हैं कि केंद्र सरकार भी देती है पैसा, ठीक है, राज्यों को भी देती है। किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कुछ चीज बना रहे हैं कहीं पे तो उसके लिए भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी देती है, ठीक है। तो इस तरह का इस प्रावधान के तहत केंद्र राज्यों को अनुदान की ये शामिल करता है। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई बार शेयरिंग जो होती है 50% इसने दे दिया, 50 ने दे दिया, 60 सेंट्रल दे देती है, 40 स्टेट दे देती है, तो इस तरह से भी होता है। तो ये भी हो जाता है, या पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर देती है, ठीक है। तो ये है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, केंद्र को ये अनुदान देने की कोई बाध्यता नहीं है, जरूरी नहीं कि केंद्र सरकार दे, और यह मामला अपने विवेक के भीतर है, मतलब उनको देना है तो देगी, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो इनके ऊपर जरूरी नहीं कि इनको दिया जाए, ठीक है। अब इन अनुदानों का उद्देश्य क्या होता है, योजना लक्ष्यों को पूरा करना के लिए राज्यों को आर्थिक रूप से मदद करना। मतलब कि राज्य कुछ बनाना चाह रहे हैं, किसी राज्य में कोई चीज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो राज्य सरकार के पास अगर इतना पैसा नहीं है तो फिर उनको पैसा राज्य सरकार को स्टेट गवर्नमेंट देती है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जिससे कि वो अपना काम पूरा कर सके, अपनी योजनाओं को पूरा कर सके, ठीक है। इसके लिए दिया जाता है। अब राष्ट्रीय योजना को प्रभावित करने के लिए, राज्य कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए, समन्वय करने के लिए केंद्र को कुछ लाभ देने के लिए दिए जाते हैं। विशेष रूप से विवेकाधीन अनुदान राज्यों को केंद्रीय अनुदानों का बड़ा हिस्सा है, ठीक है। अब हम बात करें विवेकाधीन अनुदान, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो केंद्रीय अनुदान का दिया गया एक बड़ा हिस्सा होते हैं ये काफी सारी मात्रा में इसमें पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपके अनुदान होते हैं। अब इसके अलावा कुछ और अन्य अनुदान भी होते हैं, कुछ और ग्रांट्स भी होते हैं, अदर ग्रांट्स। ये कुछ एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, उसके लिए दिए जाते हैं। जैसे असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों को जूट और जूट उत्पाद पर निर्यात शुल्क के बदले में अनुदान का प्रावधान किया गया है, ठीक है।
इनके लिए है। ये अनुदान संविधान लागू होने के 10 साल की अवधि के लिए दिए जाने थे और ये रकम भारतीय संचित निधि पर लगाई गई थी और वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को दी गई थी। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे इनसे जूट और जूट उत्पाद के निर्यात शुल्क के बदले में ये जो आपको अनुदान दिए गए थे, तो ये इस तरह के अनुदान होते हैं कुछ अलग। ठीक है, अदर जो आपके ज्ञान से हो सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने एक्चुअली इस लेक्चर में पढ़ा क्या है। तो देखिए हमारा ये जो लेक्चर है ये है हमारा क्या, जो वित्तीय रिलेशन है वो। ठीक है, अब वित्तीय रिलेशन किस तरह से, थोड़ा सा अच्छे से समझिए। फाइनेंस रिलेशन, फाइनेंस रिलेशन हमारे 3 तरह के रिलेशन पढ़ लिए हमने। फाइनेंस रिलेशन में हमने पढ़ा कि संविधान के भाग 12 में दे रखे हैं, आर्टिकल 268 से लेकर 293। ठीक है, ज्यादातर इसके प्रावधान हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए। ठीक है, अब इसमें जो अक्षर शक्तियां होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में करों का बंटवारा होता है, टैक्स होता है, उसका बंटवारा होता है। ठीक है, टैक्स का बंटवारा कैसे होता है, अब टैक्स आया कहां से है, तो केंद्र की जो संघ सूची है उसके विषय पर टैक्स लगाने का काम केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार लगाती है और संवर्धित सूची के विषय पर दोनों के दोनों लगाते हैं। और जो अक्षय शक्तियां होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। अब पैसा आ गया, राज्यों के पास जो आ गया उससे राज्य अपना काम चला लेंगे, केंद्र के पास जो है उससे केंद्र अपना काम चलाएगा और कुछ पैसा राज्यों को भी देगा। अब उसमें से 268, 269, 268 का 269, 270, 271 ये 4 आपको याद रखने हैं। इसमें 268 ऐसा है जिसमें केंद्र सरकार टैक्स लगा रही है और एकत्र कौन कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, और यूज भी कौन कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। ठीक है, 269 जिस पर केंद्र सरकार टैक्स लगा रही है, एकत्र भी कर रही है और राज्यों को दे रही है। 270 जिसमें केंद्र सरकार लगा रही है, केंद्र सरकार ये एकत्रित कर रही है और दोनों में बांट रहे हैं। पहले केंद्र सरकार लगा रही थी, एकत्र राज्य सरकार कर रहा था, राज्य सरकार को ही यूज कर रहा था। ठीक है, दूसरे वाले में केंद्र सरकार लगा रही थी, एकत्र कर रही थी और राज्यों को दे रही थी। अब तीसरे वाले में क्या किया, केंद्र सरकार लगा रही है, वही एकत्र कर रही है और बांट ले रहे हैं दोनों को दोनों। ठीक है, चौथे वाले में हमने क्या किया, ये वाला 268 का, इसमें केंद्र सरकार लगा रही है, केंद्र और राज्य के बीच में एकत्रित किए जा रहे हैं और दोनों के दोनों एकत्र कर रहे हैं, दोनों के दोनों यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे कर हो गए जो भारतीय संचित निधि से दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके 270 का क्लियर है, ये चारों क्लियर हो गए। अब यहाँ पे हमने राज्य सरकार के कौन कौन से टैक्स जो राज्य सूची के हैं वो लेते हैं, तो ये उसमें ये सारे विषय आ गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि गैर राजस्व कर जो आता है वो किस तरह से इनके पास आता है, तो ये गैर राजस्व कर आता है केंद्र के पास और राज्य के पास इन टॉपिक्स पे। ठीक है, इन विषय पे केंद्र सरकार के पास गैर राजस्व कर आता है और यहाँ पे गैर कर राजस्व राज्य के पास भी आता है। ठीक है, उसके बाद राज्यों को अनुदान दिया जाता है, सहायता दी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से। ये 2 तरह की होती है, सांविधिक और विवेकाधीन। विवेकाधीन अपनी मर्जी से होता है। ठीक है, और सांविधिक जो है वो आपका 275 में दे रखा है, वित्तीय सहायता दी जाती है, संचित निधि से ली जाती है रकम जो भी है। ठीक है, ये जो है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए भी दी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा वित्त आयोग इसकी सिफारिश करता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो विवेकाधीन है वो 282 में दे रखा है, ये सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दी जाती है। केंद्र के ऊपर ऐसी बाध्यता नहीं है कि ये दे, अपने विवेक के ऊपर होता है। ये राज्यों की जो योजना वगैरह है, जो लक्ष्यों को पूरा करने में केंद्र सरकार उनकी मदद करती है। ठीक है, विवेकाधीन। अब उसके बाद और अदर हम ग्रांट्स की बात करें तो कुछ और ग्रांट्स भी होते हैं जो स्थायी टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए इनको एक तरह का लोन, एक तरह की सहायता दी जाती है। ठीक है, ये ओके, तो ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा आपका सेंटर स्टेट रिलेशन में फाइनेंस रिलेशन पढ़ा। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके ऊपर एक हमारा टॉपिक आता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग होता है वो वित्त आयोग किस तरह से पैसे की डिमांड करता है, केंद्रों से किस तरह से डिमांड करता है राज्यों को इस तरह का पैसा दिया जाए। ठीक है, तो इन टॉपिक पर डिमांड करेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और किस तरह से पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।